ज़रा सोचिए, आप जंगल में हैं और कहीं आसपास से आपको आपकी ही आवाज़ सुनाई दे, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और स्वागत है आपका हॉन्टिंग पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज की कहानी कोई नॉर्मल हॉरर स्टोरी नहीं है। ये एक अमेरिकी सोल्जर के साथ हुई एक रियल घटना है, जिसने जंग के मैदान में हज़ारों दुश्मनों का सामना किया था। लेकिन जब उसका सामना हुआ स्किन वॉकर से, तो उसके साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए पूरी कहानी ध्यान से सुनिए। मगर उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जितने व्यूज़ आते हैं मेरे वीडियोस पे, उसके 50% भी लाइक्स और कमेंट्स नहीं आते, और इसके कारण यूट्यूब पे मेरे वीडियोस पीछे रह जाते हैं, ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाते। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब चैनल ग्रो होगा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों को अच्छी कहानियाँ। तो इसी के साथ आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम स्टाफ सार्जेंट माइकल रॉलिंस है, निकनेम मिक। मैंने अमेरिकी सेना में 10 साल की सेवा की है। इराक, सोमालिया और अफ़गानिस्तान और भी कई ख़तरनाक जगहें जिनका मैं ज़िक्र नहीं कर सकता। और हर बार जहाँ भी गया मौत के साथ खेला। लेकिन सबसे ख़तरनाक था अफ़गानिस्तान का कुनार वैली। वहाँ की घाटियाँ इतनी सकरी थी कि दुश्मन के गोले अपने आप बरसते थे, और हर छुपा हुआ हमला किसी भी वक्त मेरा आखिरी हो सकता था। फिर भी मैं वहाँ से जिंदा लौटा, लेकिन मेरा दिमाग कुछ ठीक नहीं था। मैं PTSD का शिकार हो चुका था। रातों को नींद उड़ जाती, हर छोटी आवाज़ों पर हाथ अपने आप हथियार की ओर बढ़ जाता, और सपनों में वही लड़ाई और मौतें दोहराती थी। आर्मी ने मुझे सुझाव दिया कि मुझे रिक्रिएशन थेरेपी की ज़रूरत है, इसीलिए 2010 में मुझे भेजा गया न्यू मैक्सिको के गीला नेशनल फॉरेस्ट में टेम्परेरी फॉरेस्ट रेंजर के तौर पर। मैंने सोचा था कि यह आसान काम होगा, जंगलों में पेट्रोलिंग करना, टूटे पेड़ों को हटाना, हाइकर्स और कैंपर्स की मदद करना। लेकिन जंगल ने मुझे वो दिखाया जो ना मैंने कभी युद्ध में देखा था और ना ही उसकी ट्रेनिंग मिली थी मुझे ऑलरेडी 3 हफ्ते हो चुके थे रेंजर के तौर पे काम करते हुए। फिर 15 जून 2010 का दिन आया। पिछली रात तूफान ने पूरे जंगल को तहस नहस कर दिया था। पेड़ टूटे थे, नदियां उफान पर थी और पूरा इलाका सन्नाटे में डूबा था। मैं गिला क्लिफ के ड्वेलिंग रेंजर स्टेशन पहुंचा। बाकी रेंजर पहले ही निकल चुके थे। मैं अकेला था। मेरा सीनियर रेंजर काइल मर्फी मुझे मिला। उसने मेरे हाथ में एक पेट्रोलिंग रूट का नक्शा दिया और रेडियो थमा दिया। उसकी आवाज़ में गंभीरता थी, जैसे कुछ बताया जा रहा हो जो सिर्फ मेरे लिए था। उसने कहा, रॉलिंस, तुम इस बार अकेले हो। हर वक्त रेडियो पे संपर्क में रहना, और सबसे ज़रूरी बात, अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर रेडियो पर तुम्हें पुकारे तो जवाब मत देना। मैं हंसा, लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। और मैंने फ़ौज में सीखा था, सीनियर अगर अजीब बातें कहे तो उसे सीरियसली लेना चाहिए। मुझे भेजा गया था लिटिल बियर कैनियन ट्रेल पर। रास्ता कीचड़ से भरा था, टूटे पाइन के पेड़ हर जगह थे। लगभग 1 मील चलने के बाद मुझे किसी की हलचल दिखाई दी। एक आदमी पेड़ के पास था। उसकी जैकेट फटी हुई थी और वो पेट पकड़कर झुका हुआ था। मैंने उसे आवाज़ लगाई, हे, यू ऑल राइट? उसने जवाब नहीं दिया, पर धीरे धीरे अजीब तरीके से उठने लगा
जैसे कोई रस्सी से बंधी कठपुतली हो। उसके हाथ जमीन पर ऐसे घिसट रहे थे जैसे हड्डियां जुड़ी ना हो, और पैर ऐसे मुड़े हुए थे जैसे किसी ने जबरदस्ती जोड़ा हो। ऐसा अजीब मंजर देख मेरे अंदर का सैनिक जाग उठा। मैंने पिस्टल निकाली। स्टॉप राइट देयर, मैंने चिल्लाते हुए कहा। फिर उसने सिर उठाया, लेकिन उसका चेहरा ऐसा था कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। जबड़ा इतने नीचे लटका हुआ था कि ऐसा लग रहा था हड्डियां पिघल गई हो। उसके मुंह से टपकती लार रस्सी की तरह खींच रही थी। फिर उसने मेरी ही आवाज में कहा, हे, यू ऑल राइट? मैंने बिना सोचे 2 गोलियां फायर की उसके सीने पर, लेकिन वो हिला तक नहीं। अब वो मेरी नकल कर रहा था, मेरे खड़े होने के तरीके का। मैंने देखा उसके सीने में जहां मैंने गोली मारी थी वहां से खून की जगह काला लिक्विड जैसा कुछ निकल रहा था। मेरे दिमाग और आर्मी ट्रेनिंग ने मुझे कहा, इसका सामना करो, लेकिन मेरे दिल ने कहा, खुद को बचाओ और भागो यहाँ से। और मैं दौड़ा। भागते भागते मैं ऊपर पहाड़ की ढलान पर चढ़ रहा था, और पीछे से कीचड़ में नंगे पैरों की और पत्थरों और पेड़ों पे नाखून से खरोचने की आवाज़ें आ रही थी। फिर एक गीला और ठंडा हाथ मेरे पीठ पर महसूस हुआ। मैंने झटके से खुद को अलग किया, पर मेरी यूनिफॉर्म का एक टुकड़ा फट के उसके हाथों में चला गया। घबराहट में मैंने रेडियो पे कॉल किया। Rollins to base, Sector 8, Little Bear Canyon. Unidentified creature, human-like, but not human. 2 shots fired, no retreat. It's repeating my voice. Over. रेडियो स्टैटिक के बीच मेरे सीनियर काइल मर्फी की आवाज़ आई। Copy Rollins. Hold position. Backup en route. Describe enemy. मैंने हांफते हुए कहा, Everything wrong with it. Bones not in place, yet functional. Mouth unnaturally wide open. तभी रेडियो ग्लिच किया और फिर मुझे मेरी ही आवाज़ आने लगी। Everything wrong with it. Bones not in place, yet functional. Mouth unnaturally wide open. मैंने फिर से रेडियो पे कॉल किया। Base, confirm this. It was not me. Over. दूसरे तरफ से काइल की आवाज़ तेज़ आई। Rollins, ignore it. If it calls your name, do not answer. I repeat, do not answer. Backup ETA, 10 minutes. Head towards Turkey Creek Fire Road. Over. मैंने पहाड़ी के ऊपर पहुंचकर पीछे देखा। वो नीचे खड़ा था। मेरे फटे कपड़े उसके हाथ में थे। वो उस कपड़े के टुकड़े को ऐसे सूंघ रहा था जैसे कोई रेस्क्यू डॉग सूंघता है गंध लेने के लिए। और फिर रेडियो पे मेरी ही आवाज़ फिर से आई। Base, this is Rollins. I'm safe. Cancel backup. मैं मुड़कर भागा। टर्की क्रीक रोड पर दौड़ रहा था जब झाड़ियों से अचानक आहट हुई। पिस्टल सामने करते हुए मैंने देखा वो रेंजर डैनियल्स था। डैनियल, जल्दी, मैंने कहा, लेकिन उसने अपने हाथ उठाकर मुझे चुप रहने का इशारा किया। फिर मैंने देखा उसका बैज उल्टा था, जैसे कोई मिरर कॉपी हो। फिर उसका चेहरा अचानक ही झटका खाकर बदल गया। उसका मुंह इतना फैल गया कि उससे काला खून टपकने लगा। उसकी आवाज़ मेरे ही जैसे थी, डोंट गो, डोंट गो। मैंने एक बार में पिस्टल का पूरा मैगजीन उस पर खाली कर दिया। वो थोड़ा डगमगाया पर गिरा नहीं, और फिर वो भाग के पेड़ों में गायब हो गया। मैंने तुरंत रेडियो पे खबर दी। Base, this is Rollins. Enemy taking faces of Ranger. Only visual confirmation. Over. उसके बाद रेडियो स्टैटिक से भर गया। फिर एक साथ कई आवाज़ें आईं, काइल की, डैनियल की, मेरी। सब एक ही चीज़ कह रहे थे। Base, this is Rollins. Cancel backup.
Everything clear. Don't go. Don't go. मैंने फ्रिक्वेंसी चेंज की और कहा, Rescue team, if you're hearing this, then click twice. फिर मेरी जान में जान आई। Ranger Rollins, do you copy? Enemy copying our voices. Head towards Bear Canyon Trail. Over. बियर कैनियन ट्रेल तक दौड़ते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि हर पेड़ मुझे देख रहा है। आधे रास्ते रेडियो में धीरे से आवाज आई। Mick, ये मेरा निकनेम था और सिर्फ मेरे खास दोस्त ही मुझे इस नाम से बुलाते थे। फिर रेडियो से अलग अलग आवाज़ें आईं, काइल की, डैनियल की, औरतें, बच्चे, सब मेरा नाम पुकार रहे थे, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। मैं बियर कैनियन ट्रेल पर पहुंचा। वहां 2 रेस्क्यू रेंजर शॉटगन लिए खड़े थे। तभी जंगल से वो बाहर आया। हर कदम पर उसका चेहरा लगातार बदल रहा था। कभी डैनियल, कभी काइल, कभी मैं, कभी कोई बच्चा, कभी कोई औरत। मैंने उस पर गोली चलाई, पिस्टल फिर से लोड किया, फिर गोली चलाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। रेस्क्यू रेंजरों ने भी शॉटगन चलाए। बक शॉट के धमाके से जंगल गूंज उठा। फिर वो क्रिएचर चीखा, दर्द से नहीं बल्कि नकल करके, जैसे हमारी गोलियों की आवाज़ की नकल कर रहा था। फिर वो पेड़ों में गायब हो गया। इसके बाद कई और रेंजर्स वहाँ आ गए। रात तक हमने उसकी खोज की। पैरों के निशान कभी पंजों में बदलते तो कभी इंसानों में, और फिर निशान मिलना बंद हो गए। बेस लौटकर मैंने गुस्से से अपने सीनियर काइल मर्फी का कॉलर पकड़ लिया और उससे पूछा, What the fuck have you got me into? बाकी रेंजर्स ने मुझे शांत किया और काइल ने मुझे एक पुरानी फाइल थमा दी और कहा, You're not the first one who saw it. उस फाइल में दशकों पुराने रिपोर्ट थे, लापता हाइकर्स, रेंजर्स, टूरिस्ट और डरावने स्केच। काइल बोला, इसे स्किन वॉकर कहते हैं। गोली इसे नहीं मार सकती। उससे बात मत करना, अपनी पहचान मत देना। एक बार उसने पहचान लिया तो तुम्हारी आवाज़ उसकी हो जाती है। फिर मैंने पूछा, ये चाहता क्या है? काइल ने रेडियो की तरफ देखा, जिसमें से हल्की सी स्टैटिक की आवाज़ अब भी आ रही थी, और उसने कहा, वो यहाँ आना चाहता है। उसके कुछ महीनों बाद मैंने फॉरेस्ट की नौकरी छोड़ दी। रिपोर्ट में मैंने कहा, जंगल की तन्हाई और मेरा PTSD मुझे तोड़ रहे हैं। ये आधा सच था, बाकी आधा सच वो चीज़ था। मैं फिर से मिलिट्री ड्यूटी पर लौटा। फिर से वॉर जोन, गन्स, बुलेट्स। और आज भी कभी कभी रात के वक्त जब रेडियो पर बस स्टैटिक होता है, अचानक वही आवाज़ सुनाई देती है, मेरी खुद की। Base, this is Rollins. I'm safe. Cancel backup. मुझे पता है वो अब भी मेरे पीछे है। कभी कभी अपनी ही आवाज़ सुनकर डर लगता है, क्योंकि पता होता है कि वो आपकी नहीं है। मेरा नाम स्टाफ सार्जेंट माइकल रॉलिंस है। पिछली कहानी में मैंने उस जंगल में स्किन वॉकर का सामना किया था और जिंदा बचकर निकला था। उसके बाद फिर से वापस आर्मी में लौट आया। वही जंग के मैदान, वही गन्स और बुलेट्स। जंग के मैदान में डर साफ होता है, दोस्त, दुश्मन, सब कुछ जिसकी ट्रेनिंग हमें दी जाती है। पर स्किन वॉकर जैसे दानव मेरी ट्रेनिंग के बाहर थे। मैंने सोचा था कि गिला नेशनल फॉरेस्ट के कीचड़, आवाज़ें, ट्विस्टेड चेहरे
सब पीछे रह गए, लेकिन मैं गलत था। स्किन वॉकर से हुई मुठभेड़ ने मेरे दिमाग में परमानेंट निशान छोड़ दिए थे। अब मुझे वापस बुलाया गया था CIA की ओर से। उस जंगल से मेरे वापस आने के 1 साल के अंदर रेंजर यूनिट के कई लोग गायब हो गए थे और कुछ ने नौकरी छोड़ दी थी। कोई नहीं जानता क्यों, लेकिन बचा सिर्फ मैं था जिसने उसको देखा था और बच निकला था। मैं लौटना नहीं चाहता था। मैंने कहा मेरा PTSD अब बढ़ रहा है। मैं उस कीचड़, डिस्टॉर्शन, मिमिक्री का फिर से सामना नहीं करना चाहता था। पर आर्मी हेडक्वार्टर से CIA की स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी। इस मिशन के लिए बस मैं ही था, इसीलिए आदेश ना मानने का कोई विकल्प नहीं था। 28 जून 2011। फिर वही बारिश, वही कीचड़, वही जंगल। मैं रेंजर स्टेशन के बाहर अपनी गाड़ी रोककर बैठा था, अपने फुल कॉम्बैट यूनिफॉर्म में। जैकेट पर ग्रेनेड्स, C4 चार्जर्स, बुलेट मैगजीन्स। स्टेशन और आसपास के जंगल को मैं नज़रों से स्कैन कर रहा था, दिल में डर लिए। रेंजर स्टेशन बाहर से नॉर्मल लग रहा था। फिर मैं गाड़ी से उतरकर धीरे धीरे स्टेशन के पास गया, इस इंतज़ार में कि कोई मेरा नाम लेकर बुलाएगा, लेकिन कोई नहीं आया। जब मैं स्टेशन के अंदर गया तो वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। मैप्स, फाइल, रेडियो, थर्मस में कॉफ़ी। पर मैं अकेला था। पूरा रेंजर स्टेशन खाली था, जैसे उस दिन कोई ड्यूटी पर ही नहीं आया हो। तभी दरवाज़ा खुला और नई टीम अंदर आई। 4 पुरुष, 1 महिला, सब फॉरेस्ट रेंजर, लेकिन कॉम्बैट यूनिफॉर्म में थे, जैसे जंग के लिए तैयार हों। ये मेरे लिए अजीब था। उनका एक्सप्रेशन, स्माइल और बोलने का तरीका सब परफेक्ट था। मैं थोड़ा डरा हुआ था। मेरे हाथ अपने आप पिस्टल पर चले गए। मेरा इंट्यूशन मुझे बार बार वार्निंग दे रहा था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। फिर एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन के साथ मैं उन रेंजर्स के साथ पेट्रोलिंग पर निकल गया। हमने पेट्रोलिंग की शुरुआत लिटिल बेयर कैनियन ट्रेल से की। मैं पीछे पीछे चल रहा था, बाकी यूनिट आगे। सब कुछ अजीब रूप से कोऑर्डिनेटेड लग रहा था, जैसे कोई रिहर्सल चल रही हो। कभी कभी कोई मुझसे कुछ पूछता, मैं जवाब देता, लेकिन बाकी टीम मेंबर्स के हाव भाव बहुत अजीब थे। उनके सुनने का तरीका ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ सुन नहीं रहे हों, बल्कि अपने दिमाग में मेरी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हों। मैंने ध्यान से देखा, उनके जवाब मैकेनिकल थे। ठीक है, कॉपी दैट, आगे बढ़ो। बस इतना ही, बिना कोई इमोशन के, किसी रोबोट के जैसे। फिर हमारी यूनिट में जो सबसे छोटा रेंजर था, क्लार्क, वो अचानक पत्थर पे फिसल कर गिरा और उसके घुटने छील गए, लेकिन उनमें से खून की जगह काला तार जैसा लिक्विड निकल रहा था। मैंने उससे पूछा, क्लार्क, तुम ठीक हो? वो बस अपने घाव को छुपाते हुए बोला, I'm okay, और उठ के ऐसे चल पड़ा जैसे चोट लगी ही ना हो। मुझे उसी समय मिशन छोड़ के वापस चले जाना चाहिए था, पर कोई चीज़ थी जो मुझे रोकी हुई थी। उसी रात हमने जंगल में एक छोटा सा कैंप लगाया। मैं चुपचाप बैठा था, रेडियो की फ्रिक्वेंसी स्कैन कर रहा था। स्टैटिक, स्टैटिक, फिर बिल्कुल साफ आवाज़, मेरी खुद की आवाज़। बेस,
This is Rollins. Unit secure. Repeat. All clear. मैं एकदम से अलर्ट हो गया। रेडियो पे मेरी ही टोन, वही वर्ड्स, लेकिन मैंने बोला नहीं था। फिर मैंने चारों तरफ देखा, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। किसने कहा ये? मैंने थोड़ा जोर से पूछा। फिर क्लार्क ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। नो वन, उसने जवाब दिया। और फिर वो फिर से दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गया। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जैसे जंगल मेरी भाषा सीख चुका हो। डर से मैं सारी रात अपने पिस्टल का सेफ्टी ऑफ रखते हुए गन हाथ में लेकर ही सोया। फिर अगली सुबह टीम ने मुझे दूसरे सेक्टर पर जाने की बात कही। हार्पर, जो फीमेल रेंजर थी, उसने कहा उन्हें घाटी के अंदर कुछ मूवमेंट ट्रैक हुआ है। जंगल के इस सेक्टर में मैं पहले भी आ चुका था, लेकिन इस बार ट्रेल बदलती जा रही थी। जो पहाड़ पहले दाईं तरफ थे वो अब बाईं तरफ हो गए थे। जो रास्ता 1 मील लगता था वो 3 मील का हो गया था। हर डायरेक्शन उलझती जा रही थी, एक भूल भुलैया जैसा बन गया था। फिर हार्पर ने मुझे देखा। अचानक उसकी गर्दन अननेचुरल तरीके से मुड़ी। उसकी आवाज़ डिस्टॉर्ट होने लगी, जैसे कोई वॉइस रिकॉर्डिंग अटक अटक कर चल रहा हो। मेरी ही आवाज़ में उसने कहा, Don't be afraid, Nick. मैंने उसे 2 गोली वहीं मारी। उसका सीना छलनी हुआ। ब्लैक लिक्विड बाहर गिरा, काला और गाढ़ा। वो नीचे गिरी, लेकिन उसके चेहरे पर हंसी थी, फेक स्माइल, खतरनाक। बाकी टीम ने तुरंत रिएक्ट करते हुए मुझे वहां से दूर ले गए, घाटी के और अंदर। अब हर चीज़ शक के घेरे में थी। मुझे हर दिशा से अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेफ्ट साइड क्लियर, रॉलिंस टेक पोजीशन नाउ। कभी पेड़ों से, कभी रेडियो से, कभी हवा में। मैं भागना चाहता था, लेकिन टीम मुझे धीरे धीरे घाटी की ओर अंदर खींच रही थी। वो कह रहे थे कि वहाँ वो ज़्यादा सुरक्षित हैं। फिर उन्होंने तय किया कि रात यहीं कैंपिंग करके सुबह पेट्रोलिंग ख़त्म करेंगे। उस रात मैं कैंप फायर के पास बैठा। थोड़ी दूर पर क्लार्क दूसरी तरफ मुंह करके बैठा था। मैंने उससे कहा, नींद नहीं आ रही? वो बस मुस्कुराया, जवाब नहीं दिया और अजीब नज़रों से मुझे देखा और कहा, सार्जेंट, यू शुड टेक योर मेड्स। अगले दिन हमें एक पुरानी गुफा मिली, पहाड़ी के पास छुपी हुई। अंदर से अजीब गंध आ रही थी, सड़े मांस की, गीली लकड़ियाँ, खून और कुछ जो पहचान से बाहर था। हम अंदर गए और वहाँ की दीवारों पर अजीब सिंबल्स बने थे। वहाँ कुछ पुराने रेंजर्स के यूनिफॉर्म लटक रहे थे। ज़मीन पर टूटे रेडियो पड़े थे। मैंने अपने पिस्टल का सेफ्टी ऑफ किया और पीछे मुड़ा, और पीछे सभी रेंजर्स के चेहरे बदलने लगे। यूनिफॉर्म और उनकी स्किन फटने लगी और उनका असली रूप सामने आया। वो सब के सब स्किन वॉकर थे। अब गुफा में मेरी ही आवाज़ गूंजने लगी, वो सब बातें जो मैंने कही थी, जैसे कोई टेप रिकॉर्डर बज रहा हो। मुझे समझते देर नहीं लगी कि यह उनके छुपने की जगह थी, ये उन क्रिएचर्स की गुफा थी। फिर हार्पर फिर से सामने आई, पर अब उसका चेहरा लगातार बदल रहा था। उन सब रेंजर्स की जो गायब हुए थे। फिर उसने मेरी ही आवाज़ में कहा,
You can't leave yet, Mick. We want to be you. We want to walk where you walk. We want to be in your world. मैंने देरी ना करते हुए अपने पिस्टल की सारी गोलियां उस पे चला दी। गोलियों की आवाज़ गुफा में गूंज गई और एक पल में सब गायब, और आवाज़ें अब गुफा में चारों तरफ से आ रही थी। मैं तुरंत बाहर की ओर भागा और गुफा से मेरी ही आवाज़ में किसी ने कहा, "You can't run from us, Mick." बाहर आकर मैंने गुफा के मुहाने पर C4 चार्जर सेट किए और डेटोनेट कर दिया। एक धमाके के साथ गुफा का मुंह चट्टानों के मलबे से बंद हो गया, पर अंदर से आवाज़ें अब भी आ रही थी, मेरी और उन सब रेंजर्स की जो गायब हुए थे इस जंगल में। मैं भागा, किसी तरह रेडियो पे CIA बेस को कांटेक्ट किया। Base, this is Rollins, Sector 8. I need extraction immediately. Over. Rollins, this is base. Stay hidden. Extraction ETA 1 hour. Bad weather, low visibility. Over. फिर 1 घंटे के बाद मेरे लोकेशन पे एक हेलीकॉप्टर आया और मुझे वहाँ से रेस्क्यू किया गया। बेस पहुँचने के बाद CIA ने मुझे तुरंत कैद कर लिया। पूरे 1 हफ्ते तक पूछताछ, लाई डिटेक्टर, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन, हर बार वही सवाल, क्या तुमने सच में देखा? वो कितने थे और उन सिंबल्स का मतलब क्या था? मैंने उन्हें हर डिटेल बताया, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि एजेंसी खुद पहले से बहुत कुछ जानती थी। फिर 7वें दिन एक सीनियर CIA ऑफिसर ने मेरी फाइल टेबल पर फेंकी और कहा, सार्जेंट रॉलिंस, ऑफिशियली आपका मिशन अनकन्फर्म्ड हॉस्टाइल इनकाउंटर कैटेगराइज किया गया है। कोई क्रिएचर नहीं, कोई एविडेंस नहीं। गुफा अब सील्ड है और केस क्लासिफाइड। मैं हल्का सा हंसा और जवाब दिया, तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि मैं पागल हूँ। ऑफिसर ने सीरियस एक्सप्रेशन से कहा, यू फ्री टू गो। उसके बाद मैंने आर्मी छोड़ दी। अगले 10 साल मेंटल हॉस्पिटल में बिताए। जंगल का वो राज और मेरा PTSD सब मिलके मुझे तोड़ चुके थे। और अब 17 अक्टूबर 2021 मैं न्यूयॉर्क के एक कॉरपोरेट ऑफिस में सिक्योरिटी हेड हूँ। यहाँ ना कोई जंगल है, ना जंगल की खामोशी, बस हर तरफ लोग, गाड़ियों की आवाज़ें जो कभी बंद नहीं होती। ये चीज़ें मुझे जंगल में बिताए उन पलों को भूलने में मदद कर रहे हैं। नाउ आई एम सेफ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, मैं आपको स्किन वॉकर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। स्किन वॉकर अमेरिका के नेटिव ट्राइब नवाहो कल्चर से आता है, जिनमें ऐसा माना जाता है कि स्किन वॉकर वेंडिगो की तरह इंसानों को खाने के लिए नहीं मारता, बल्कि वो इंसानों की पहचान चुराने के लिए उनका शिकार करता है। नवाहो कल्चर में ऐसा कहा जाता है कि स्किन वॉकर कभी एक इंसान हुआ करता था जो काले जादू और बुरी शक्तियों के कारण एक श्राप से स्किन वॉकर में बदल जाता है, और वो वापस इंसानों के बीच आने के लिए उनके चेहरे, उनकी यादें, उनकी आवाज़ें चुराता है, ताकि वो फिर से नॉर्मल इंसान बन सके। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। स्किन वॉकर का श्राप अंतहीन है। दोस्तों, अब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, नीचे अपने कमेंट करें
और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके फ्रेंड्स और फैमिली में कोई ऐसा हो जिसे हॉरर स्टोरी पसंद है तो उसके साथ भी शेयर करें। अब अलविदा दोस्तों, फिर मिलते हैं डर के एक नए साए में।